लास्ट की वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से रीना ने इस अननोन पर्सन द मैन की लाइफ को बचाया है। किससे? बुल्गेरियंस से या रशियन ऑफिसर्स से। ये मैन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि उनकी लाइफ बच चुकी है। इसलिए वो कर्टेन के पीछे से बाहर आते हैं और आकर किसको थैंक्स पे करते हैं? रीना को। Important for explanation also and for the quotation. A narrow shave. A narrow shave means he was not expecting this safety कि उनको एक नई लाइफ मिल जाएगी, एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। A narrow shave, थैंक्स को जिसे कहते हैं कि बाल बाल बच गया, मीन्स इतना करीब था मैं किसके? डेथ के। that I really cannot believe that I am safe this time. और ये काफ़ी बड़ी बात होती है बाल बाल बचना। तो काफ़ी फॉर्चुनेट खुद को मान रहे हैं एंड ही इज सेइंग दैट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस नैरो एस्केप, बट अ मिस इज़ एज गुड एज अ माइल। लेकिन एक बार बचना ही बहुत बड़ी बात होती है। मीन्स अगर लाइफ में हमें एक मौका मिला है लाइफ को बचाने का, और ये भी काफ़ी बड़ी बात होती है। बार बार लाइफ इस तरह के मौके नहीं देती। अ नैरो शेप दैट इज़ अ नैरो एस्केप बट अ मिस इज़ एज गुड एज अ माइल। तो उन्होंने किसको मिस कर दिया? डेथ को इस टाइम उन्होंने मिस कर दिया, और ये उनके लिए काफ़ी बड़ी वो बात है। इसके लिए वो किसको थैंक्स पे कर रहे हैं? किसके लिए वो थैंकफुल हैं? रीना के लिए। डियर यंग लेडी, योर सर्वेंट टू द डेथ। Dear young lady, I am so grateful to you, I am so thankful to you that I would like to be your servant till my last breath. तो मैं पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा क्या रहूँगा, अपनी डेथ तक मैं तुम्हारा इसके लिए क्या करूँगा? थैंक्स पे करूँगा, तुम्हारा आभारी रहूँगा। I wish for your shake I had joined. I wish for your shake, और मेरी विश है, क्या विश है? कि काश कि ये होता। आई विश आई वुड बी आई हैड जॉइंड द बुल्गेरियन आर्मी। इट विल बी एट प्रेजेंट। ओके, जैसे कि तुमने मेरे लिए किया, तुमने मेरी लाइफ बचाई, तो बुल्गेरियंस इतने अच्छे होते हैं ये मुझे नहीं पता था। और मेरी क्या विश है? काश कि मैं क्या ज्वाइन कर लेता? आई हैड जॉइंड द बुल्गेरियन आर्मी। आई विश आई वुड हैव जॉइंड द बुल्गेरियन आर्मी। और उन्होंने कौन सी आर्मी को ज्वाइन किया है? उन्होंने किया है सर्बियन आर्मी को। तो कितना अच्छा होता कि अगर मैं बुल्गेरियन आर्मी ज्वाइन करता इंस्टीड ऑफ अदर वन, और ये अदर वन क्या है? सर्बियन आर्मी। आई एम नॉट अ नेटिव सर्ब बाय द वे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये बता दूँ डियर लेडी कि ठीक है, मैं सर्बियन सोल्जर्स की मैंने इस टाइम जो यूनिफॉर्म पहनी है वो सर्ब्स की पहनी है, और मैं सर्बियन की तरफ से ही बैटल फील्ड में लड़ाई लड़ रहा था। तो कोई भी मुझे क्या मान सकता है कि मैं एक सर्बियन हूँ, लेकिन मैं एक नेटिव सर्बियन नहीं हूँ। आई एम नॉट अ नेटिव सर्ब। अब अगर वो नेटिव सर्ब नहीं है तो उनको क्या होना चाहिए? फिर ऑस्ट्रियन होना चाहिए, क्योंकि बुल्गेरियंस आर्मी की हेल्प कर रही हैं रशियन, और सर्बियन की हेल्प कर रही हैं ऑस्ट्रियन। तो वो कह रही है कि मैं एक नेटिव सर्ब नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उनको क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी देन एन ऑस्ट्रियन ऑफिसर और ऑस्ट्रियन सोल्जर। तो इसीलिए रीना भी यही एज्यूम करती हैं कि अगर वो सर्बियन नहीं है तो वो क्या है? देन ही मस्ट बी एन ऑस्ट्रियन। Oh no, you are one of the Austrians who set the Serbs on to rob us. Oh, अच्छा, तो आप उन ऑस्ट्रियन में से ही एक हैं जिन्होंने इन सर्बियंस को हमारे अगेंस्ट किया है, हमारी नेशनल लिबर्टी के अगेंस्ट किया है। तो आप ही हैं कि जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें लूटने के लिए आए हैं। मीन्स आपने ही क्या किया है? आप ऑस्ट्रियन ने ही इन सर्बियंस को हमारे अगेंस्ट किया है। एंड हु ऑफिसर देयर आर्मी फॉर देम
वी हेट दैम, ओके। और यही रीज़न है कि हम हेट करते हैं। किससे हेट करते हैं? वी मीन्स बुल्गेरियंस एंड दैम मीन्स ऑस्ट्रियंस। हम बुल्गेरियंस, आप ऑस्ट्रियन से हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही सर्बियंस को बुल्गेरियन के अगेंस्ट किया है या हमारी नेशनल लिबर्टी के अगेंस्ट किया है। ऑस्ट्रियन? नॉट आई, नो, मैं तो ऑस्ट्रियन भी नहीं हूँ। अब ना तो वो सर्बियन है और ना ही वो ऑस्ट्रियन है, तो फिर ये मैन उस रेजिमेंट में कर क्या रही हैं? मीन्स कि फिर वो किसके लिए फाइटिंग कर रही हैं? क्योंकि ना तो वो रशियन है, ना ही ऑस्ट्रियन है, ना बुल्गेरियन है और ना ही वो सर्बियन है। डोंट हेट मी, प्लीज़ डोंट हेट मी। अब देखो, अब आप मुझसे नफ़रत तो मत करो। डियर यंग लेडी, आई एम अ स्विस। ना तो मैं ऑस्ट्रियन हूँ, ना ही मैं सर्बियन हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ? आई एम अ स्विस। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो अननोन पर्सन है वो कौन है? वो एक स्विस है। फाइटिंग मियरली एज अ प्रोफेशनल सोल्जर। और मेरा कोई अपना पर्सनल सेल्फ नहीं था लड़ाई के लिए। मैं तो बस क्या 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 सोचकर लड़ रहा था कि मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। मेरा काम सिर्फ क्या है? लड़ने का है। एंड इट डजंट मैटर फॉर हुम आई एम फाइटिंग, कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, किसके लिए लड़ रहा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, जीवी शो ने यहाँ पर कहा है। अब स्विस का क्या लेना? आप देखिए, स्विस का अपना क्या पर्सनल रिलेशन है, क्या अपने उनकी पर्सनल प्रॉफिट्स हैं लड़ने के लिए? ना तो बुल्गेरियन उनके दुश्मन हैं, ना ही सर्बियन उनके दोस्त हैं। तो वो क्यों लड़ रहे हैं? ये सोल्जर्स क्यों लड़ रही हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। तो यहाँ पर जीवी शो ने फिर बताया है कि सोल्जर्स का काम सिर्फ लड़ने का होता है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है क्यों लड़ रही हैं, किसके लिए लड़ रही हैं। और यही सेम बात कही थी मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी, कि बस हम सिर्फ लड़ते हैं और हमें ये नहीं पता कि क्यों और किसके लिए और उससे क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा। Fighting merely, that is only as a professional soldier. I joined the Serbs because they came first on the road. मैंने तो सिर्फ सर्ब्स को क्या किया? ज्वाइन किया। देखो, मुझे लड़ना था, मुझे एक सोल्जर बनना था, एक प्रोफेशनल सोल्जर बनना था। तो मैं जिस रास्ते जा रहा था, मुझे सबसे पहले जो भी मिलते, मुझे आप लोग मिलते, मुझे बुल्गेरियन रेजिमेंट मिलती तो मैं उसको ज्वाइन कर लेता। मुझे कौन मिले? सर्ब्स मिले, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ क्या करना था? सोल्जर बनना था। गॉट इट? तो मेरा कोई भी किसी तरह की कोई इंटेंशन नहीं है। मैं एक स्विस हूँ। जॉइंट द सर्ब्स बिकॉज दे केम फर्स्ट। अब क्योंकि वो पहले आ गए, कहाँ पहले आ गए? उस रोड पर पहले आ गए जो कहाँ से जा रही थी? फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड से निकले। ओके, स्विस हैं। और उनको कौन सबसे पहले, उनको कौन दिखाई दे गए? सर्ब्स। तो उन्होंने उनकी रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया। बी जेनरस, यू हैव बीटन अस होलो। प्लीज़, अब आप मेरे से नफ़रत नहीं करो। आप क्या रहो मेरे लिए? काइंड हार्टेड रहो, जेनरस रहो, जैसे अभी रहे हो। और वैसे भी आप तो हमें ऑलरेडी हरा ही चुके हो। यू हैव बीटन अस होलो। बीटन अस से मतलब, क्योंकि यहाँ पर बुल्गेरियंस या रशियन ऑलरेडी हरा चुके हैं किसको? सर्ब्स को या ऑस्ट्रियंस को। तो आप तो हमें ऑलरेडी क्या कर चुके हो? बीट कर चुके हो। आपने तो हमें पहले ही हरा दिया है। सो प्लीज़ बी जेनरस टू मी। रीना, हैव आई बीन जेनरस? क्या मैं जेनरस नहीं रही आपके लिए? मीन्स क्या अब तक आपको ये लगा ही नहीं कि मैंने जो भी काम किया है वो मैंने कैसे किया है? काइंड हार्टेड की तरह किया है, या मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है? अभी तक क्या मैं केयरलेस रही हूँ? क्या मैं जेनरस नहीं रही हूँ? तो रीना काफ़ी चाइल्डिश हैं, इनोसेंट हैं, और क्योंकि यंग हैं तो काफ़ी अच्छा उनका यहाँ पर आंसर है कि क्या मैं आपके लिए जेनरस नहीं रही अभी तक? मीन्स वॉट एवर आई डिड फॉर यू दिस टाइम, उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझसे आप कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे लिए जेनरस रहो। तो ये तो सही नहीं है ना। नोबल, हीरोइक, ओ माय गॉड डियर लेडी, जो जो आपने काम किया है ना वो काफ़ी शानदार है। वो तो, उसे तो मैं हीरोइज्म कहूँगा। यू हैव बीन सो ब्रेव। इतना शानदार, इतना अच्छा काम आपने किया है। रियली आई डोंट हैव एनी वर्ड फॉर यू, बट आई एम नॉट सेव्ड येट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए जनरस नहीं रहे हो, आप रहे हो। आपने जो किया है वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपका हीरोइक डीड आपकी थी ये, लेकिन अभी भी मैं बचा थोड़ी ना हूँ। मीन्स अभी भी आप ये नहीं सोचो कि मेरी लाइफ खतरे से बाहर है या मेरी लाइफ बच गई है।
एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट के लिए मेरी लाइफ सेव हुई है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। दिस पार्टिकुलर रश, ये जो परस्यूट चल रही है, जो चेजिंग, ये जो मेरा पीछा किया जा रहा है या मेरे लिए भाग दौड़ की जा रही है, विल सून पास थ्रू। आपको क्या लगता है कि ये कंटिन्यू नहीं रहेगी? ये चलती रहेगी, बट द परस्यूट विल गो ऑन। तो ये जो भी है ये सब चलता रहेगा, ऑल नाइट, पूरी रात चलेगा, बाई फिट्स एंड स्टार्स। तो ये नहीं कह सकते कि मैं बचा हूँ, ये मेरे लिए सर्च पूरी रात चलती रहेगी जब तक वो मुझे ढूंढ नहीं लेते। तो इसलिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस टाइम कि ये मेरे लिए जो सर्च है वो रुक जाएगी। हाँ, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी, विल सून पास थ्रू, कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी जो अभी लगा है, लेकिन पूरी रात ये चलती रहेगी। बाई फिट्स एंड स्टार्स, दैट इज टाइम टू टाइम, आई मस्ट टेक माई चांस टू गेट ऑफ इन अ क्वाइट इंटरवल। और ये बीच में कुछ देर के लिए उन्होंने क्या किया है, मेरा सर्च रुक गई है लेकिन ये फिर चलेगी, और ये जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, क्वाइट इंटरवल, ये जो भी जरा सी मुझे एक ब्रेक मिला है, आई कैन गेट ऑफ। ओके, ये मुझे चांस मिला है, मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक चांस दिया है क्या करने का, बच निकलने का, अपनी जान बचाने का। तो अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचा सकूं। मौका मिलते ही मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। तो ये उनकी एक प्रैक्टिकलनेस है। द मैन बहुत अच्छा सोच रहे हैं, उनको पता है कि इस रूम में हमेशा के लिए वो नहीं रह सकते हैं, उनकी ये सोल्जर्स उनको नहीं छोड़ेंगे और ये पूरी रात उनके लिए ये सर्च चलती रहेगी। अच्छा है कि वो एक सेफ़ प्लेस पर चले जाएं। तो यहाँ तक अभी हमें ये पता चला है कि ये मैन क्या है, इनकी नेशनलिटी क्या है, ही इज़ अ स्विस, और वो एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह उन्होंने ज्वाइन किया था किसको, सर्ब्स को। तो प्रोफेशनल सोल्जर्स कौन होते हैं, जो सिर्फ एक सैलरी के लिए काम करते हैं, जिनका काम सिर्फ लड़ना होता है और उसके बदले में उनको क्या मिलती है। पेट्रोटिज्म का कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता, या यहाँ पर ये नहीं कि हमारा कोई सेल्फ है या कोई प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट सिर्फ कितना होता है, दैट इज़ कि उनको उसके बदले में सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है और उसके लिए वो लड़ते हैं। तो यहाँ पर जीबी शो ने बताया है कि ये इस तरह के प्रोफेशनल सोल्जर होते हैं। कोई भी आर्मी अगर उनको अच्छा पे कर रही है तो वो उसी को ज्वाइन कर लेते हैं, अपना उनका कोई भी सेल्फ नहीं होता। प्लीजेंटली, यू डोंट माइंड माई वेटिंग जस्ट अ मिनट ओ टू, डू यू? अब देखो, मुझे पता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और ये मेरे लिए अच्छा भी रहेगा, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं 1-2 मिनट और रुक जाऊँ। यू डोंट माइंड माई वेटिंग, ओके? डू यू, बुरा तो नहीं लगेगा ना आपको अगर मैं सिर्फ और कुछ देर रुक जाऊँ? पुटिंग ऑन हर मोस्ट जेंटल सोसाइटी मैनर, ओह नॉट एट ऑल, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। वॉन्ट यू सिट डाउन, आप बैठिए ना, ओके? मीन्स अब यहाँ पर रीना क्या ही कर सकती हैं, प्लीज़ आप बैठिए। अब जब इतनी देर रही है तो 1-2 मिनट में क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। और वैसे भी ना तो रीना को उनसे डर लग रहा है और मैन को भी समझ में आ गया कि वो उनके लिए कोई भी डेंजर क्रिएट नहीं करने वाली। ओह थैंक्स, ही सीट्स। अब यहाँ से हमारी बहुत ही प्यारी कॉमेडी शुरू होती है। रूम के अंदर का इतना अच्छा यहाँ पर सीन जीबी शो ने दिया है। थैंक्स, ही सीट्स ऑन द फुट ऑफ द बेड, राइट? अब मैन रीना के बेड की तरफ आते हैं और वो उसके फुट पर बैठ जाते हैं। रीना वॉक्स विद स्टडीड एलिगेंस टू द अटमन एंड सिट्स डाउन। रीना पूरे अपने एलिगेंसी के साथ बेड की तरफ आती हैं और वो बेड पर बैठ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली, देखिए बेड पर क्या रखा हुआ था, आई मीन क्या था वहाँ पर, रिवॉल्वर। किसका रिवॉल्वर? मैन का रिवॉल्वर। आपको याद होगा जब उन्होंने बेड पर फेंका था रिवॉल्वर अपना और वहाँ से उन्होंने रीना की ड्रेस को उठा लिया था, तो ये रिवॉल्वर अभी भी वहीं पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली शी सिट्स ऑन द पिस्टल, और हमारी रीना गलती से जब बेड पर बैठती हैं तो वो उसी रिवॉल्वर, उसी पिस्टल के ऊपर बैठ जाती हैं, और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठती हैं एंड जंप्स अप विद आ श्रीक, और पूरी तेज़ी से चिल्लाती हैं और उछलती हैं एकदम से, क्योंकि वो किसके ऊपर बैठ चुकी होती हैं, पिस्टल के ऊपर। द मैन, अब समझ में नहीं आता मैन को, क्योंकि वो तो 1 सेकेंड के लिए तो वो बेड पर बैठे थे, तभी रीना इतनी तेज़ी से चिल्लाती हैं। द मैन, अब तक तो वो चिल्लाई ही नहीं थी। द मैन, ऑल नर्व्स शाइज
लाइक अ फ्राइटेंड हॉर्स टू द अदर साइड ऑफ द रूम। और मैन इतना डर जाते हैं, वो नॉन पर्सन इतना डर जाते हैं कि वो दौड़ कर डरे हुए एक घोड़े की तरह कहाँ भागते हैं, रूम के दूसरी तरफ भागते हैं। तो देखिए ये कितना एक कॉमिक सीन यहाँ पर है मैन का और रेना का, कि वो किससे डर रही है। इरिटेबली द मैन फ्यूजिटिव, डोंट फ्राइटन मी लाइक दैट, प्लीज़ देखो मुझे ऐसे मत डराओ। वॉट इज इट, वाई डिड यू क्राई, तुम इस तरह से क्यों चिल्लाई, क्या था वो। योर रिवॉल्वर, मैं क्या करती, आपका पिस्टल यहाँ बेड पर पड़ा हुआ था, मैं उसके ऊपर बैठ गई तो मुझे तो चिल्लाना ही था। इट वॉज स्टेरिंग दैट ऑफिसर इन द फेस ऑल द टाइम। पता है ये ना बेड पर पड़ा हुआ पिस्टल पूरे टाइम किसको देख रहा था, उस ऑफिसर को घूर रहा था। इन द फेस ऑल द टाइम, वॉट एन एस्केप, ओ माई गॉड, रियली आई कैन बिलीव देयर वॉज अ नैरो एस्केप। आप तो काफ़ी फॉर्चुनेट हो, आप तो काफ़ी लकी हो, वास्तव में आप बाल बाल बच गए, क्योंकि रिवॉल्वर बेड पर था, ये ऑफिसर को देख रहा था, और उसके बाद भी ऑफिसर मीन्स रिवॉल्वर तो ऑफिसर को देख रहा था, लेकिन ऑफिसर ने रिवॉल्वर को नहीं देखा। अगर वो भी इसको देख लेता तो क्या होता। इसका क्या मतलब हुआ कि इट वॉज स्टेरिंग दैट ऑफिसर, कि रिवॉल्वर इतना क्लियर पड़ा हुआ था बेड पर कि इसे कोई भी देख सकता था, जो भी रूम के अंदर आ रहा था ये सभी को देख रहा था, लेकिन इसके बाद भी ऑफिसर एक रिवॉल्वर को नहीं देख पाए। तो ये क्या था, ये एक काफ़ी अच्छा नैरो एस्केप था, किसके लिए, मैन के लिए। द मैन वैक्स्ड एट बीइंग अननेसेसरीली अफ्रेड। और रीना बिना बिना किसी कारण के क्या हो रही थी, डर रही थी। तो यहाँ पर वो वैक्स्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर कि रीना कितनी परेशान हो गई थी रिवॉल्वर को लेकर। ओ इज दैट ऑल, अच्छा ये था। स्टेरिंग एट हिम रादर सुपरसीलियसली दैट इज एरोगेंटली। अब देखिए रीना को तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड है, या इतनी एरोगेंट वो हैं इस टाइम, क्योंकि एक तो वो उस मैन को क्या मान रही हैं कि कितना ज़्यादा ये टिमिड है, कावड़ है, भाग कर आया है बैटलफील्ड से, डरा हुआ है, और उन्होंने, जबकि वो एक सोल्जर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने उसकी जान बचाई है। तो रेना इस टाइम ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, एरोगेंट हैं, प्राउड हैं, और एज शी कंसीव्स आ पुअरर एंड पुअरर ओपिनियन ऑफ हिम। और उसके बारे में, फ्यूजिटिव के बारे में अब रेना की जो भी थॉट्स हैं या ओपिनियन है वो कैसे हैं, दे आर वेरी पुअर। पुअर से मतलब कि अब वो मानती हैं कि उस मैन से डरने का कोई मतलब नहीं है, ये तो बेचारा खुद ही परेशान है। एंड फील्स प्रोपोर्शनली more and more at her ease, more and more at her ease, and feels proportionately that is कि अपने आप को अगर वो मैन के सामने रखती हैं तो वो अपने आप को बेटर फील कर रही हैं। उनको लगता है कि वो कोरस्पॉन्डिंगली वो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हैं। ओके, अगर उनको आपस में वो कंपैरिजन करती हैं तो यहाँ पर मैन उनको इन्फीरियर लग रहा है, वो फ्यूजिटिव, और वो खुद को प्रेजेंट कर रही हैं, वो है भी इस टाइम यहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको हरा चुके हैं, कि वो सुपीरियर हैं। सो दैट इज़ रेना, शी फील्स हर सेल्फ प्रोपोर्शनेटली मोर एंड मोर एट हर ईज। आई एम सॉरी, आई फ्राइटन्ड यू, सॉरी मैंने देखो आपको डरा दिया। शी टेक्स अप द पिस्टल एंड हैंड्स इट टू हिम। रीना वो पिस्टल लेती हैं बेड से और किसको हैंड ओवर कर देती हैं, मैन को, फ्यूजिटिव को। प्रे टेक इट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट मी। अब आप ये पिस्टल अपने पास रखिए, और आप चाहें तो ये आपको प्रोटेक्ट कर सकती है मुझसे, मीन्स अगर आप चाहें तो आप इसे मेरे अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको मुझसे भी कोई खतरा हो। तो अच्छा होगा आपके लिए जस्ट हैव दिस पिस्टल विद यू, कि आप इसे अपने पास ही रखें। ग्रीनिंग wearily at the sarcasm, okay, as he takes the pistol। अब फ्यूजिटिव पिस्टल तो ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन कैसे लेते हैं, उनको उस पिस्टल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अब क्यों इंटरेस्ट नहीं है मैन का उस पिस्टल में, जबकि वो तो उनकी लाइफ को सेव कर सकती है, उनका कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और वो एज ही टेक्स द
पिस्टल। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से हंसते हैं और ये उनकी सार्केस्टिक लाफ्टर होती है। नो यूज़ डियर यंग लेडी, अरे नहीं अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये पिस्टल मेरे क्या ही काम आएगी। नो यूज़ डियर यंग लेडी, देयर इज़ नथिंग इन इट, मैं इसका करूँगा क्या, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो डज इट मीन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पिस्टल के अंदर कुछ भी नहीं है, इससे मतलब कार्ट्रिज नहीं है उसके अंदर गोलियां ही नहीं है। तो जब उस पिस्टल के अंदर गोलियां ही नहीं है तो मैं इसका करूँगा क्या, क्योंकि मैं अपनी तो इससे जान बचा ही नहीं सकता। अब देखिए कितना अजीब लग रहा है, रेना के माइंड में तो एक वैसे ही डिफरेंट पिक्चर बन चुकी है उस फ्यूजिटिव के लिए। एक तो सोल्जर है, ओके, और बैटल फील्ड में हार चुका, फिर वहाँ से भाग भी चुका है और अब कहीं और आकर छिप गया है। और जो पिस्टल वो लेकर वहाँ से भागा है, जो रिवॉल्वर उसके पास है, उसके अंदर कार्ट्रिज भी नहीं है, उसके अंदर तो कुछ गोलियाँ हैं ही नहीं। तो रीना शी मस्ट बी वेरी शॉक्ड, ये किस तरह का सोल्जर है। देयर इज़ नथिंग इन इट, इट इज़ नॉट लोडेड, ये तो लोडेड ही नहीं है, मीन्स इसके अंदर कार्ट्रिज या गोलियाँ नहीं है। तो फिर जब वो रेना को दिखा रहे थे वो पिस्टल, इसका मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं था और वो रेना को ऐसे ही डरा रहे थे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अब उन्हें रेना से कोई खतरा नहीं है तो उन्होंने उसको रियलिटी बता दी कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ही मेक्स अ ग्रीमेस एट इट, और वो क्या करते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से उस पिस्टल को देखते हैं। मीन्स जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, दैट एक जो टॉन्टिंग वाली लैंग्वेज होती है वो एक बॉडी लैंग्वेज में शो करते हैं कि नहीं ये मेरे अब किसी काम की नहीं है। एंड ड्रॉप्स इट डिस्पैरेजिंगली इनटू हिज रिवॉल्वर केस, और वापस उसको कैसे रख देते हैं, मीन्स बिना किसी इंटरेस्ट के, उसको किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, किसको, अपने रिवॉल्वर को, और उसको वापस वो अपने रिवॉल्वर केस में डाल लेते हैं। अब रेना को लगता है कि अगर उनकी पिस्टल लोडेड नहीं है, उसमें कार्ट्रिजेस नहीं है, तो हो सकता है कि उन्हें टाइम ना मिला हो उसे लोड करने का। तो रेना उनसे कहती है ओके लोड इट बाय ऑल मीन्स, हाँ लेकिन पिस्टल अगर है तो उसको लोडेड होना चाहिए, आप इसको लोड करो। आई हैव नो एम्यूनिशन, हाउ कैन आई लोड इट, मेरे पास तो एम्यूनिशन ही नहीं है। अब देखिए उनके पास पिस्टल है और वो लोडेड नहीं है, और लोड करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, कार्ट्रिज चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, और वो भी उनके पास नहीं है। एम्यूनिशन दैट इज़ कारतूस जिसे बोलते हैं। आई हैव नो एम्यूनिशन, बाय द वे व्हाट यूज आर कार्ट्रिजेस इन बैटल। लेकिन कितनी स्ट्रेंज बात है कि एज अ सोल्जर ये फ्यूजिटिव कह रहे हैं कि बैटल फील्ड में कार्ट्रिज का काम ही क्या है, मीन्स मुझे गोलियों का करना ही क्या है। आई मीन दैट इज रियली वेरी स्ट्रेंज फॉर रेना ऑल्सो। व्हाट यूज आर कार्ट्रिजेस इन बैटल, लड़ाई में भला कारतूस का क्या काम, मुझे करना क्या है उनका। मैं कभी भी एम्यूनिशन नहीं ले जाता बैटल फील्ड में, मैं जब भी लड़ने के लिए जाता हूँ तो आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड, मैं क्या लेकर जाता हूँ, चॉकलेट्स लेकर जाता हूँ। ओ माई गॉड। तो ये फ्यूजिटिव रेना को क्या कर रहे हैं, रेना को फ्रीक्वेंटली वो शॉक दे रहे हैं। रेना मीन्स शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड हिम व्हाट ही इज सेइंग। एक तरफ सर्जियस है, एक तरफ ये फ्यूजिटिव है, और ये कह रहे हैं इनके लिए कार्ट्रिज की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है एज अ सोल्जर। वो बैटल फील्ड में लेकर जाते हैं चॉकलेट खाने के लिए। मीन्स अच्छा यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू जीवी शो कि बैटल फील्ड में कार्ट्रिजेस तो बहुत मिल जाती हैं या वो आपकी जान नहीं बचा सकती, वो सिर्फ आपकी जान लेती हैं। लेकिन अगर आपके लिए अगर बैटल फील्ड में कुछ नहीं मिलता, सोल्जर्स को अगर कुछ चाहिए तो वो क्या होता है, खाना, फूड। कार्ट्रिज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फूड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी बचाने के लिए चाहिए खाना। तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या प्रैक्टिकल सोल्जर हैं कि ठीक है उन्होंने ज्वाइन की है आर्मी, लेकिन जब भी वो बैटल फील्ड में जाते हैं तो अपने साथ चॉकलेट ले जाना पसंद करते हैं, ताकि तब जब भी उन्हें भूख लगे तो वो चॉकलेट्स खा सकें। एंड आई फिनिश्ड द लास्ट केक ऑफ दैट आवर्स एगो, अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने चॉकलेट ख़त्म की है अपनी, अभी की है मैंने। मीन्स देखिए वो लास्ट एक घंटा पहले भी वो क्या कर रहे थे,
लड़ने की जगह वो क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे बैटलफील्ड में। मीन्स अब सोचिए 1 घंटा पहले क्या क्या हुआ होगा, अगर हम इमेजिन करें बैटलफील्ड का सीन, कि जब वो सामने की दुश्मन या सामने वाली फ़ोर्स जो कौन थी, बुल्गारियन और रशियन फ़ोर्स उन पर अटैक कर रही थी, जब उनको लग रहा था कि वो हार रही हैं, वो किसी भी टाइम मारे जाएंगे, तो उस टाइम हमारे ये फ्यूजिटिव क्या कर रहे थे, उनसे लड़ने की जगह वो चॉकलेट्स को एंजॉय कर रहे थे। आउटरेज्ड, राइट। अब देखिए रीना, शी मस्ट बी आउटरेज्ड, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, मीन्स कि उन्हें समझ नहीं आता व्हाट इज़ दिस आउटरेज्ड इन हर मोस्ट चेरिश्ड आइडियल्स ऑफ मैनहुड, क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा ब्रेव समझ रही थी और उनके मन में एक हीरोइज्म की फीलिंग्स है अपने सर्जियस के लिए, या हीरो को मानती हैं कि हीरो होना चाहिए एक सोल्जर को, पैट्रियटिज्म उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, वो मरने के लिए हमेशा तैयार रहे। चॉकलेट, डू यू स्टफ योर पॉकेट्स विद स्वीट्स, आप अपनी पॉकेट में कार्ट्रिज की जगह स्वीट्स रखते हो, मिठाइयाँ रखते हो, आप चॉकलेट्स ले जाते हो बैटलफील्ड में। लाइक अ स्कूल बॉय, आप छोटे बच्चे हो गया, आप एक छोटे बच्चे की तरह, एक स्कूल के बच्चे की तरह चॉकलेट्स ले जाते हो, जैसे स्कूल का बच्चा होता है ना कि स्कूल में मिठाइयाँ लेकर जाता है, टॉफ़ीज़ लेकर जाता है, चॉकलेट्स लेकर जाता है खाने के लिए, वो तो चलता है, लेकिन आपको ये कि स्कूल बॉय नहीं है और वहाँ तक चलेगा इवन इन द फील्ड, लेकिन बैटल फील्ड में कौन लेकर जाता है मिठाइयाँ या चॉकलेट? ग्रीनिंग, राइट। अब देखिए मैन इतना पूरी तरह से कहें तो रिलैक्स्ड हो चुका है कि वो ग्रीनिंग कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। ओह यस, इजंट इट कंटेम्पिटेबल, हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ काफ़ी हेटफुल है ये, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, लेकिन मैं तो देखो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो हमेशा बैटलफील्ड में जब भी जाता हूँ चॉकलेट से कुछ खाने के लिए ही लेकर जाता हूँ, और तभी उनको याद आता है हंग्रीली, आई विश आई हैड सम नाउ, मुझे तो अभी भी भूख लगी है, काश। और क्योंकि उनकी अभी लास्ट केक उनका भी ख़त्म हुआ था ना, लास्ट पीस चॉकलेट का, मुझे तो फिर भूख लगाई है और मैं चाहता हूँ कि काश मुझे ना कुछ चॉकलेट्स और मिल जाती, मीन्स आई एम हंग्री, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि उनको कुछ खाने को मिल जाए। अब देखिए जिसे कहते हैं कि जो बेसिक नीड्स होती है, सबसे पहले लाइफ बच गई, अब उनको चाहिए खाना, और ये जीवी शो ने बताया है सब चीज़ें बेकार हैं दुनिया की, ये लड़ाई से झगड़े से इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये कार्ट्रिजेस, ये कारतूस, गोली बारूद, दिस एंड दैट, ये सब काम नहीं आने वाली, ये ह्यूमन बींग्स को, इस वर्ल्ड को ये सेव नहीं करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है जो पैसा हम इन पर लगाते हैं एम्यूनिशन पर या कार्ट्रिजेस पर, पिस्टल, रिवॉल्वर और रॉकेट्स पर, मिसाइल्स पर, इससे कहीं ज़्यादा अगर इंसान को कुछ चाहिए तो वो है खाना। खाना उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैन इतना रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि उनको तुरंत लगने लगती है भूख, और वो विश करते हैं कि काश मेरे पास कुछ खाने के लिए होता। गुड, तो लाइफ सबसे पहले लाइफ, उसके बाद उनको चाहिए फूड। अलाउ मी, ओके ठीक है, चलिए मैं कुछ करती हूँ, आप मुझे परमिशन दें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए देखती हूँ। तो रीना काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, उन्होंने पहले उनकी जान बचाई, अब वो अपने हस्बैंड, आई मीन वुड बी हस्बैंड या फियोंसे के दुश्मन को, फ्यूजिटिव को क्या देने जा रही हैं, कुछ खाने के लिए भी वो देने जा रही हैं। शी सेल्स अवे scornfully, that is hatefully, to the chest of drawers and returns with the box of confectionery in her hand। तो रीना कहाँ जाती है, अपनी ड्रॉर तक जाती है और लेकर आती है वहाँ से एक बॉक्स, किसका, मिठाई का या चॉकलेट्स का। ओके, और इसमें क्या होती है, ये बॉक्स होता है चॉकलेट का बॉक्स, इन हर हैंड। I am sorry, I have eaten them all except these. Oh sorry, ये तो मैं सारी ही मैंने फिनिश कर दी हैं, बस ये कुछ थोड़ा बहुत इसमें बचा है बॉक्स में। तो रीना को भी नहीं पता था, इसका मतलब ये हुआ कि रीना भी चॉकलेट्स की काफ़ी उनको भी चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं। शी इज़ ऑल्सो फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, और सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत उस बॉक्स के अंदर बचा हुआ है, बस वॉट एवर शी कैन प्रेजेंट एट दैट टाइम।
तो अब देखिए वो रूम से बाहर नहीं जा सकते, कुछ खाने के लिए नहीं ला सकते, तो जो भी उनकी ड्रॉर में जितना भी सफिशिएंट है वो उनको प्रोवाइड कर देती हैं। आई हैव ईटन दैम ऑल एक्सेप्ट दिस, बस यही कुछ बचा है। शी ऑफर्स हिम द बॉक्स। अब यहाँ पर रेना फ्यूजिटिव को बॉक्स ऑफर करती हैं, किसका? चॉकलेट का। रेवेनेसली हंग्रीली, अब वो तो इतने ज़्यादा भूखे हैं, इतने भूखे हैं। अब देखिए सोल्जर पता नहीं कितने टाइम से, कितने महीनों से वो बैटल फील्ड में होंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है, पता नहीं उन्होंने लास्ट टाइम उनको खाना कब मिला होगा, कब खाया होगा। और जैसे ही वो खाना देखते हैं, ही इज़ सो हैप्पी, तो उनका एक्सप्रेशन देखिए एक सोल्जर का, कि उनके लिए इस टाइम खाना ही सब कुछ है। यू आर एन एंजल, ओ माई गॉड, यू आर एन एंजल हैव बीन सेंट फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड, तुम्हें तो भगवान ने भेजा है मेरे लिए। मीन्स ही गॉबल्स द कंटेंट्स वट एवर देयर वॉज इन द बॉक्स। तो जो भी बॉक्स में होता है, जितना भी कंटेंट वहाँ पर होता है, थोड़ा बहुत जो भी था, सफिशिएंट नहीं था, वो उसको क्या करते हैं? गोबल्स कर लेते हैं। गोबल्स कहते हैं जल्दी जल्दी स्वेलो करना, ओके, हरीडली स्वेलो करना, भूख पर कंट्रोल ना करना, और वो उसको तुरंत लेते हैं और इतना इतना जल्दी जल्दी खाने लगते हैं उसको, क्योंकि वो काफ़ी हंग्री थे। क्रीम्स डेलिशियस, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसा है? दैट इज़ वेरी क्रीमी है, बहुत ज़्यादा डेलिशियस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मैन को, क्योंकि वो हंग्री है तो उनको वो चॉकलेट और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ही लुक्स एंशियसली टू सी वेदर देयर आर मैनी मोर, और उसके बाद वो फिर बॉक्स के अंदर देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लेफ्ट अगर वहाँ पर है, कुछ बचा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर जरा सा भी है। देयर आर नन, लेकिन रेना तो पहले ही बता चुकी थी कि वो सारी चॉकलेट्स ख़त्म कर चुकी थी, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कोई चॉकलेट ही नहीं होती। ही कैन ओनली स्क्रैप द बॉक्स। अब देखिए जब उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई चॉकलेट नहीं होती, तो जो बॉक्स के अंदर जो भी उसके लेफ्ट ओवर्स होते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं? स्क्रैप कर देते हैं अपने विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स से वो उसको, जिसे कहते हैं स्क्रैच करना, खुरचना, एंड सक दैम, और फिर उसको अपनी फिंगर्स से लेते हैं और क्या करते हैं? उनको लिक करते हैं, उनको सक कर लेते हैं। मीन्स उनको इतना अच्छा लग रहा था कि ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ एट दैट टाइम ऑफ हंगरनेस। When the nourishment is exhausted, he accepts nourishment is exhausted। अब क्योंकि whatever he got, जो भी मिला उनको, थोड़ा बहुत जितना भी उनको मिला, तो उससे वो क्या हो गए? पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ही एक्सेप्ट्स द इनविटेबल विद पैथेटिक गुड ह्यूमर। अब वो अपने उस पूरे मूड में आ जाते हैं जो उनका गुड ह्यूमर होता है, लेकिन वो ह्यूमर कैसा होता है उनका? ये पैथेटिक ह्यूमर होता है। एंड व्हाट ही सेज विद ग्रेटफुल इमोशन, तो कितने इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए उनकी जान बच गई, ऊपर से उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनको कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा, वो भी उनको मिल चुका है। तो इतना इमोशनल, इतना ग्रेटफुल फील करते हैं वो उस लेडी के लिए। ब्लेस यू डियर लेडी, तो ये होता है जो अंदर से एक ब्लेसिंग निकलती है कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू that God bless you dear lady, you can always tell an old soldier by the inside of his holster जो रिवॉल्वर का केस होता है, एंड कार्ट्रिज बॉक्सेस। अब देखो कुछ भी हो डियर लेडी, लेकिन तुम्हें इतना तो एक्सपीरियंस मिल चुका है। अब किसी भी ओल्ड सोल्जर को अगर तुम देखोगी, कभी भी मिलोगी, तो तुम ये बता चुकी होंगी ईजिली उसका केस देखकर और उसका बॉक्स देखकर, उसके रिवॉल्वर केस में क्या होगा और उसके जो कार्ट्रिज का बॉक्स है उसमें क्या होगा। मीन्स व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बूढ़े सोल्जर्स होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? खाने की होती है। और उनके रिवॉल्वर केस में आपको क्या नहीं मिलेंगी? कार्ट्रिज नहीं मिलेंगी, गोलियां नहीं मिलेंगी। और कार्ट्रिज बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? उसमें कार्ट्रिज की जगह आपको खाने को मिलेगा, मीन्स उसमें चॉकलेट्स मिलेंगी। तो इतना तो अब आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब आपको किसके थ्रू हुआ ये एक्सपीरियंस? उस फ्यूजिटिव के थ्रू। द यंग वंस कैरी पिस्टल्स एंड कार्ट्रिज। तो हम बूढ़े तो सिर्फ अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? खाना लेकर जाते हैं, और रिवॉल्वर में हमारी कुछ नहीं होता। लेकिन जो यंग सोल्जर्स होते हैं वो पिस्टल भी लेकर जाते हैं लोडेड, और कार्ट्रिज भी लेकर जाते हैं। मीन्स यंग सोल्जर कार्ट्रिज के साथ जाते हैं, ओल्ड सोल्जर फूड के साथ जाते हैं। द ओल्ड वंस ग्रब
थैंक यू। ओके, और वो दैट इज़ ग्रब मीन्स यहाँ पर फूड, खाना और चॉकलेट, तो वो हमेशा खाने के साथ जाते हैं। कौन? ओल्ड वन। तो मैं क्या हूँ? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तो मुझे तो खाना सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा खाना ही अच्छा लगता है, और वही मेरी नीड है, उसी को मैं लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर फ्यूजिटिव फिर दोबारा थैंक्स पे कर रहे हैं रेना को, किसके लिए? कि उन्होंने उन्हें इतना स्वीट फूड प्रोवाइड किया। अब वो फ्यूजिटिव रेना को वो चॉकलेट का बॉक्स वापस कर देते हैं। ही हैंड्स बैक द बॉक्स। शी स्नैचेस इट कंटेम्पेचुअसली, स्कॉर्नफुली, हेटफुली। रेना छीनती है उनसे उस चॉकलेट बॉक्स को स्कॉर्नफुली फ्रॉम हिम एंड थ्रोज इट अवे, और वो उस बॉक्स को फेंक देती हैं। ही शीज अगेन एज इफ शी हैड मेंट टू स्ट्राइक हिम, और जब रीना उस चॉकलेट बॉक्स को इस तरीके से फेंकती हैं कि फ्यूजिटिव को, उस मैन को लगता है कि जैसे रीना उस चॉकलेट बॉक्स से उनको मारने वाली होती हैं। तो यहाँ पर मैन को लगता है कि वो उनको जैसे मारने वाली थी, वो इस तरीके से उस बॉक्स को फेंकती हैं। डोंट डू थिंग्स सो सडनली ग्रेशियस लेडी, अब ऐसे भी मत करो, इस तरह से मेरे साथ मत करो। इट्स मीन टू रिवेंज योर सेल्फ, मुझे लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो मुझे मारकर, इस बॉक्स से मुझे मारना चाहती हो। बिकॉज आई फ्राइटन्ड यू जस्ट नाउ, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी डरा दिया था ना, तो इसलिए तुम मुझे मारना चाहती हो इस बॉक्स से। लॉफ्टली फ्राइटन मी, व्हाट डू यू मीन? तुमने मुझे डरा दिया था। ओके, एंड लॉफ्टली काफ़ी प्राउडली वो कहती है, फ्राइटन मी, तुमने मुझे डरा दिया था, मैं डर गई थी। आई वॉज स्केयर्ड। डू यू नो सर दैट दो आई एम ओनली अ वुमन, आई थिंक आई एम एट हार्ट एज ब्रेव एज यू। आप जानते भी हैं सर कि आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे डराया था। ठीक है, मैं एक वुमन हूँ, लेकिन मैं भी इतनी ही ब्रेव हूँ जितने की आप हैं। आपसे कम बहादुर नहीं हूँ मैं भी इतनी ही ज़्यादा बोल्ड हूँ, या इतनी ही ज़्यादा ब्रेव हूँ जितना आप हैं। आई शुड थिंक सो, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। यू आर रियली ब्रेव, नो डाउट यू आर ब्रेव। आई शुड थिंक सो, यू हैव नॉट बीन अंडर फायर फॉर 3 days एज आई हैव। नो डाउट तुम भी काफ़ी ब्रेव हो, लेकिन क्या तुम मेरी तरह कभी आग के नीचे रही हो 3 दिनों के लिए? 3 days एज आई हैव, जैसे कि मैं रह चुका हूँ। व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ पर फायर का मतलब क्या हुआ? जो फायरिंग होती है या शूटिंग होती है बैटल फील्ड में, हमेशा जो एक फायर चलती रहती है। जब चारों तरफ से गोलाबारी होती है, फायरिंग चल रही होती है, तो उसके नीचे आदमी, उसके साथ आदमी कितने ही दिन बैटल फील्ड में रह लेगा? 1 day, 2 days, 3 days। यू हैव नॉट बीन अंडर फायर फॉर 3 days एज आई हैव। लेकिन आपको पता है कि मैं 3 दिनों से कहाँ पर था, किसके साथ था? फायर के बीच गोलाबारी हो रही थी और मैं वहाँ पर था, लेकिन मैं कितने दिन खड़ा रह सकता था? आई कैन स्टैंड 2 days। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कितने दिन खड़ा रहेगा अपने पैरों पर, जब चारों तरफ गोलाबारी हो रही हो, फायरिंग हो रही हो? 1 दिन, 2 दिन, विदाउट शूइंग इट मच, बट नो मैन कैन स्टैंड 3 days। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 दिन खड़े हो सकते हैं, लेकिन 3 दिन के लिए बिना किसी परेशानी के 3 दिन के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। गुड, विदाउट शूइंग, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना घबराए। तो मैं 2 दिन तो खड़ा हो सकता था, लेकिन 3 दिन तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। आई एम एज नर्वस एज अ माउस, और जैसे एक माउस होता है ना, बिल्कुल मैं इतना ही ज़्यादा नर्वस, इतना ही परेशान हूँ। मेरी जो इस टाइम हालत हो चुकी है वो किसकी तरह है? जस्ट लाइक अ माउस। तो देखिए, सोल्जर वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, और उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनको भी दर्द होता है। सेम यहाँ पर फ्यूजिटिव के थ्रू जीबी शो ने यही प्रेजेंट किया है कि अगर हमेशा वो किस में रहेंगे? लड़ते ही रहेंगे, उनको टाइम पर नींद नहीं मिल रही है, खाना नहीं उनको मिल रहा है, और उनकी जान भी खतरे में है, तो वो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पर ये मैन कितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं इस टाइम, कितने नर्वस हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ से निकल कर आ रहा हूँ। उस टाइम हमारी ब्रेवरी काम नहीं आती, हम कितने भी बोल्ड हैं, लेकिन एक लिमिट होती है ह्यूमन बीइंग्स की भी।
टॉलरेंस की जो पावर होती है उसकी भी एक लिमिट होती है, हमें कितना टॉलरेट कर सकते हैं, हम कितना सफ़र कर सकते हैं और कितना हम बोल्ड हो सकते हैं। तो मेरी हालत पूरी तरह से किसकी तरह हो चुकी है, एक माउस की तरह। तो यहाँ पर वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं काफ़ी। ही सिट्स डाउन ऑन द ऑटमन, और वो बेड पर बैठ जाते हैं, एंड टेक्स हिज हेड इन हिज हैंड्स, और वो इतना परेशान हो जाते हैं कि नाउ ही पुट्स हिज हेड इन हिज हैंड्स। वुड यू लाइक टू सी मी क्राई, क्या तुम चाहती हो कि मैं रोऊं, क्या तुम चाहती हो कि मैं चिल्लाऊं? बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट्स टू क्राई, ही वॉन्ट्स टू क्राई, ही वॉन्ट्स टू स्क्रीम, ही वॉन्ट्स टू वीप। जो उनकी हालत हो चुकी है, जो अंदर उनके ट्रॉमा है, जो जितनी भी उनकी फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, जो कि है रोटी और नींद। तो यहाँ पर वो रीना से पूछ रही हैं, वुड यू लाइक टू सी मी क्राई? और ऐसा लगता है कि अगर उनको रीना नहीं रोक पाएगी, तो रोक नहीं रही है, या अगर नहीं रोकेगी तो वो सच में रो पड़ेंगे या चिल्ला उठेंगे। अलार्म्ड, नो प्लीज़ ऐसा मत करना, चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, फिर कोई सुनेगा और वो अंदर आ जाएगा। प्लीज़ यू आर नॉट गोइंग टू क्राई। If you would, all you have to do is to scold me just as if I were a little boy. देखो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे क्या कर सकती हो, तुम मुझे डांट सकती हो। स्कोल्ड मीन्स रिब्यूक। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे डांट सकती हो अच्छी तरीके से, बिल्कुल किसकी तरह, क्योंकि देखो तुमने मुझे लाइफ प्रोवाइड की, तुमने मुझे खाने के लिए दिया, तो तुम क्या हो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना। एज इफ आई वर अ लिटिल बॉय एंड यू माई नर्स। तो बिल्कुल तुम इस तरीके से कि जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ और तुम मेरी नर्स हो, बिल्कुल इस तरीके से तुम चाहो तो मुझे डांट सकती हो। यू हैव दिस राइट, तुम्हें पूरा हक है। इफ़ आई वर इन कैंप नाउ दे वुड प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स ऑन मी। अगर मैं कहाँ पर होता, कैंप में होता, तो वे भी मेरे ऊपर बिल्कुल इसी तरह का बिहेव करते, यही ट्रिक वो भी यूज़ मुझ पर करते। रीना लिटिल मूव्ड, रीना फिर इमोशनल हो जाती हैं उनकी ये हालत देखकर, क्योंकि वो रोना चाह रही हैं, वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हैं, और उनको लग रहा है कि रीना उनको संभाल ले, किसकी तरह, एक नर्स की तरह। आई एम सॉरी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, नहीं नहीं मैं आपको डांटूंगी नहीं, मैं आपको क्यों डांटूंगी। टच्ड बाय द सिंपैथी इन हर टोन, और रीना की यहाँ पर टोन कैसी हो जाती है, सिंपैथेटिक हो जाती है उस फ्यूजिटिव के लिए। वो काफ़ी टची फील कर रही हैं उससे, और इतना ज़्यादा वो यहाँ इमोशनल हो जाती हैं। ही रेजेस हिज हेड एंड लुक्स ग्रेटफुली एट हर, और फिर मैन खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो वो चाहते थे वही रीना अभी तो उनसे बात कर रही थी गुस्सा होकर, नाराज़ होकर, और अब वो उनसे क्योंकि फिर पोलाइटली उनसे बातें कर रही हैं, तो वो फिर ग्रेटफुल फील करते हैं रीना के लिए। शी इमीडिएटली ड्रॉज बैक एंड सेज स्टिफली, यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी। लेकिन रीना को फिर तुरंत याद आता है कि नो, मुझे ऐसे इतना ज़्यादा मुझे पोलाइट नहीं रहना, मुझे सिंपैथी शो नहीं करनी है, वो भी किसके साथ, एक फ्यूजिटिव के साथ। तो वो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और स्ट्रिक्ट होकर वो क्या कहती हैं, एंड सेज स्टिफली, ओके, स्ट्रिक्टली या हार्शली वो क्या कहती हैं, यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी, आवर सोल्जर्स आर नॉट लाइक दैट। ठीक है तुम ऐसे हो क्योंकि तुम अलग तरह के सोल्जर्स हो, लेकिन हमारे सोल्जर्स तुम्हारी तरह नहीं हैं। क्योंकि उनके सोल्जर्स कैसे हैं, जो रीना मानती हैं, वो तो काफ़ी बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो इस तरह मेंटली स्टेबल हैं, वो इस तरीके से बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते। हमारे सोल्जर्स ऐसे नहीं हैं। शी मूव्स अवे फ्रॉम द ऑटोमन, और वो बेड से दूसरी तरफ चल देती हैं। ओह यस दे आर, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे सोल्जर्स ऐसे नहीं हैं, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। देयर आर ओनली टू सॉर्ट्स ऑफ सोल्जर्स, राइट। अब बस दो ही तरह के सोल्जर्स होते हैं और कोई नहीं होता। एक तो यंग होते हैं और एक ओल्ड होते हैं, ओल्ड वंस एंड यंग वंस। तो जीवी शो ने सभी सोल्जर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एक तो ओल्ड वन होते हैं और एक यंग वन होते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि यंग वन क्या करते हैं, पिस्टल लेकर जाते हैं और कार्ट्रिज लेकर जाते हैं। ओल्ड वन क्या करते हैं, रिवॉल्वर खाली लेकर जाते हैं, और उनके कार्ट्रिज बॉक्स में या उनकी पॉकेट्स में क्या होती हैं, चॉकलेट्स या कुछ खाने के लिए या मिठाइयाँ होती हैं।
आई हैव सर्व्ड 14 ईयर्स। तो देखिए ये इनको कितना एक्सपीरियंस है, 14 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। इनकी एज 35 थी ना, और इनको 14 ईयर्स से ये क्या कर रहे हैं, एक वॉर का या जो भी इनका प्रोफेशन रहा है लड़ाई लड़ने का, उसका इनको इतना एक्सपीरियंस है कि इनको ये पता है कि सिर्फ देर आर ओनली टू सोर्स ऑफ सोल्जर्स, ओल्ड वंस एंड यंग वंस। अब लग रहा है कि फिर दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं उनके व्यूज़ में, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स रीना को क्या बनाएंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चाइल्डिश हैं, ड्रीमी या रोमांटिक गर्ल हैं, उनको रियलिटी नहीं पता है, और यहाँ पर दोनों के जो थॉट्स हैं, ओपिनियन हैं, वो बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन मैन उनको बताएंगे कि रियलिटी क्या है। तो रीना, शी इज़ गोइंग टू ओपन हर आइज थ्रू दिस मैन फ्यूजिटिव। एंड डियर लेडी, तुम किस सोल्जर्स की बात कर रही हो? क्योंकि रीना ने कहा ना ये हमारे सोल्जर्स आप जैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर वो मैन उनको बता रहे हैं कि उनके सोल्जर कैसे हैं। हाफ ऑफ योर फेलोज नेवर स्मेल्ड पाउडर बिफोर। और आपके सोल्जर्स की भी मैं बात बता दूं, आपके आधे से ज़्यादा सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि पाउडर की स्मेल क्या होती है। शायद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पाउडर को स्मेल तक नहीं किया होगा, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो यू आर राइट कि आपके सोल्जर्स हमारे जैसे नहीं हैं। व्हाट डज इट मीन कि वो सोल्जर्स जो इनको हरा चुके हैं, बुल्गेरियंस, रशियन, उनके बारे में, एक तो ये फ्यूजिटिव बैटलफील्ड से भाग कर आया है, गॉट, और ये इसे हरा दिया जा चुका है। ये डर रहा है, इसकी लाइफ भी बचा रही हैं जो अपोजिशन की एक पार्टी होती है रीना, वो उनको बचा रही है, उनको खाने को दे रही हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि आपकी जो सोल्जर्स हैं उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आधे से ज़्यादा सोल्जर्स ने तो कभी भी जो गन पाउडर होता है ना उसको भी स्मेल नहीं किया होगा, उसकी स्मेल तक का उनको नहीं पता होगा। इससे पहले मीन्स कि शायद ये पहली उनकी लड़ाई होगी लाइफ की, ओके, बिफोर। इसका मतलब ये लग रहा है कि शायद बुल्गेरियंस या वो रशियन फर्स्ट टाइम बैटलफील्ड में गए हैं लड़ने के लिए, जो यहाँ पर मैन रीना को बता रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूलस लग रहा है कि एक डिफीटेड पर्सन एक जो जीत चुके हैं उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, और जिसके रिवॉल्वर में कार्ट्रिज भी नहीं है, जो पॉकेट में खाने का सामान रखते हैं। तो रीना को ऑफ कोर्स गुस्सा तो आएगा ना। व्हाई, हाउ इज़ इट दैट यू हैव जस्ट बीटन अस? बताओ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? जस्ट थिंक ऑफ दिस कि जब उन्हें ये भी नहीं पता कि पाउडर की स्मेल कैसी होती है, इससे पहले उन्होंने कभी गन पाउडर तक शायद नहीं देखा होगा, तो ऐसा क्यों हुआ कि इस तरह के लोगों ने हमें हरा दिया? मीन्स क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू बी डिफीटेड बाय द हैंड्स ऑफ सच पीपल, सच सोल्जर्स, सच फोर्स? ऐसी फोर्स हमें हरा कैसे सकती है? वाई, हाउ इज़ इट दैट यू हैव जस्ट बीटन अस? तो आप लोगों ने हमें हरा कैसे दिया? फिर आपको तो पता ही क्या है बैटलफील्ड के बारे में, लड़ाई के बारे में या कार्टिजिस के बारे में। शिया इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर। और आप तो पूरी तरह से क्या हैं, पूरी तरह से इनोसेंट हैं। इनोसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं, पूरी तरह से इग्नोरेंट हैं आप आर्ट ऑफ वॉर। आपको तो लड़ाई लड़ना तक नहीं आता, यू डोंट नो इवन द आर्ट ऑफ वॉर। वॉर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वॉर की कुछ आर्ट होती हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, और आप पूरी तरह से शेयर कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ दैट। आप लोग को तो कुछ पता ही नहीं है, नथिंग एल्स। और इससे ज़्यादा बस मैं क्या आप लोगों को बताऊँ, इंडिग्नेंटली, ओके, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो अब मैन यहाँ पर एकदम से उनका मूड चेंज होना, उनको जैसी बात यह लड़ाई की आती है, सोल्जर्स की आती है, तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आई नेवर सो एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल। मुझे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने कभी भी आज तक इतना अनप्रोफेशनल जो एक एटीट्यूड था, जो एक अनप्रोफेशनल बिहेव था बैटलफील्ड में, वो मैंने कभी नहीं देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो दिस काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर इन द बैटलफील्ड। मैंने कभी नहीं देखा किस तरह से रूल रेगुलेशन को तोड़ते हुए। तो रीना को गुस्सा आएगा, एक तो आप हार चुके हैं, भागे हुए हैं बैटलफील्ड से, ऊपर से जिन्होंने
आपको हराया, आप उन्हीं लोगों को कह रही हैं कि इनसे तो लड़ना ही नहीं आता। अच्छा, उनसे लड़ना नहीं आता तो भी उन्होंने आपको हरा दिया, इसलिए उनसे लड़ना नहीं आता क्योंकि उन्होंने आपको हरा दिया। आयरनिकली, ओह वॉज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू। अच्छा, तो ये अनप्रोफेशनल था कि उन्होंने आपको हरा दिया। मीन्स अगर आप जीत जाते तो वो प्रोफेशनल होता, आपको हरा दिया तो वो अनप्रोफेशनल हो गया, तो वो रेगुलेशन नहीं जानते। तो यहाँ रीना भी सही कह रही है, वॉज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू? वेल कम, इज इट प्रोफेशनल? अब यहाँ पर फ्यूजिटिव बताते हैं रीना को, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वॉट एवर ही इज़ गोइंग टू टेल रीना, वॉट एवर हैपन्ड इन द बैटल फील्ड। क्योंकि देखिए, जो कैथरीन ने बताया अपनी डॉटर रीना को कि सर्जियस ने हीरो हैं, सर्जियस ने ये किया, सर्जियस ने वो किया, कैथरीन ने भी बिल्कुल सही बताया, लेकिन जो एक्चुअल वहाँ पर हुआ वो बताएंगे मैन, ये फ्यूजिटिव। क्योंकि बैटल फील्ड में ना तो कैथरीन थी ना रीना थी, और जिसने भी कैथरीन को इन्फॉर्मेशन दी वो भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। वहाँ जिसने आई विटनेस कौन थे? फ्यूजिटिव, ये मैन थे। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि एक्चुअल में बैटल फील्ड में क्या हुआ था। तो यहाँ पर रियलिटी पता चलेगी रीना को। और आपको अगर याद है, आपने शुरू की वीडियोस देखी हैं, तो जब कैथरीन आती है रीना के रूम में तो वो बताती हैं कि सर्जियस ने जो भी किया, whatever he did, he took the complete responsibility himself। पूरी तरह से उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने रशियन के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, उनके ऑफिसर्स का कहना नहीं माना, और सब कुछ जो भी किया वो किसने किया? सर्जियस ने ही किया। तो अब जैसे वो कह रहे हैं कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, और जो आपने भी देखा पढ़ा था पीछे कि सर्जियस ने कोई भी रूल रेगुलेशन या ऑर्डर फॉलो नहीं किया। तो अब रियलिटी बताएंगे मैन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं। यही रीज़न होता है कि ये टेक्स्ट इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको रियलिटी पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या था बैटल फील्ड में। आखिर ये हार कैसे गए, या बुल्गेरियंस जीत कैसे गए, मीन्स आखिर सर्जियस जीत कैसे गया, राइट? और ये ब्लंटली ये हार कैसे गए, ये मैन हार कैसे गया। गॉट? ओके, ठीक है डियर लेडी, तो इस बारे में चलिए बात करते हैं। मुझे बताओ, ठीक है, ये अनप्रोफेशनल आपको नहीं लग रहा है, तो क्या ये प्रोफेशनल है? इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट ऑफ कैवलरी? कैवलरी जो हॉर्स, घोड़े सवार जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब जो भी वहाँ पे हो रहा था वो क्या था? घोड़े पर घोड़सवार, दैट इज़ उसको कैवलरी बोलते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, घोड़े पर लड़ाई करते हैं, ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स। तो क्या ये प्रोफेशनलिज्म थी कि सामने मशीन गन्स थी? ओके, पूरी बैटरी थी मशीन गन्स की, और उस मशीन गन के सामने पूरी रेजिमेंट का आ जाना, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ये सही है? क्या प्रोफेशनलिज्म है ये? क्या आप इसे एक ड्यूटी बताओगे मिलिट्री ऑफिसर्स की कि अपनी पूरी रेजिमेंट को, पूरी जो कैवलरी रेजिमेंट ऑफ कैवलरी थी, अपनी पूरी रेजिमेंट को कहाँ भेज देना? फुल रेजिमेंट ऑफ कैवलरी मशीन गन के सामने भेज देना। मीन्स आप देखिए, इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि सामने क्या है? मशीन गन्स हैं, और वो इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं कि अगर वहाँ पर एक भी सोल्जर जाता है और वो मशीन गन अगर चल गई तो आप जानते हो कि क्या होगा? उसकी डेड बॉडी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देगी, राइट? कितने ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे उसकी डेड बॉडी के। और यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑफिसर इतना क्या बेवकूफ़ हो सकता है, इतना इररेस्पॉन्सिबल वे में काम कर सकता है कि उसने एक नहीं, दो नहीं, अपनी पूरी रेजिमेंट को क्या कर दिया? उस मशीन गन के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, राइट? मीन्स सामने दुश्मन थे। अब यहाँ पर इसको समझिए, सामने दुश्मन थे, और दुश्मन ये कौन थे? दूसरी रेजिमेंट, दूसरी तरफ कौन ऑफिसर्स थे? ऑस्ट्रियन एंड सर्बियन। उनकी मशीन गन्स बिल्कुल रेडी थी, और सिर्फ एक सेकंड में ही उनको अगर वो चला देते तो क्या होता। और यहाँ पर सर्जियस ने क्या किया, या यहाँ पर जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, रशियन और बुल्गेरियंस, हुएवर, क्योंकि हमें कैथरीन बता चुकी है कि ये सर्जियस ने ही खुद किया। तो ये जो डिसीज़न लिया, ये किसने लिया? ये किसी रशियन ऑफिसर ने नहीं लिया, ये सर्जियस ने ही एक डिसीज़न लिया कि पूरी रेजिमेंट को उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जाओ सामने जाकर मशीन गन के खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर सर्जियस ने क्या किया होगा कि वो खुद जाकर मशीन गन के सामने खड़े हो गए। तो क्या ये सही है? ऑफ कोर्स नॉट।
एक सोल्जर कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि सामने तोप रखी हैं या गोलियां चल रही हैं और वो जाकर बस खड़ा हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो यहाँ पर मैन ने ये बात कैथरीन को नहीं पता थी, रेना को नहीं पता थी, ये बात किसने बताई? मैन ने। इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन विद द डेड सर्टेनिटी? और जबकि जरा सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जरा सी भी उम्मीद नहीं है किस बात की, दैट इफ द गन्स गो ऑफ, अगर जरा सी भी गन चल जाए, नॉट अ हॉर्स, हॉर्स का तो छोड़ो क्योंकि वे देखिए कैवलरी थी ना, वे तो घुड़सवार थे, मीन्स हॉर्सेस तो जाते ही जाते, नॉट अ हॉर्स और मैन विल एवर गेट विद इन 50 यार्ड्स ऑफ द फायर। कितनी दूर, किस रेंज में? मीन्स जो 50 यार्ड्स की रेंज है वहाँ तक भी वो नहीं पाते, इतनी दूर वे गन्स चलती। और क्या ये सही था इस तरीके से करना? आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सो इट। मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मशीन गन्स हमारी तैयार हैं, वो किसी भी टाइम अगर चल गई तो एक घोड़ा तो क्या, एक आदमी भी 50 यार्ड्स की रेंज तक दिखाई नहीं देगा। और आप पूरी रेजिमेंट वहाँ आकर अगर खड़ी हो जाए तो क्या आप इसे प्रोफेशनलिज्म बोलोगे? अब रीना फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज़ लिसनिंग टू दिस, उसको तो पता ही नहीं था बैटलफील्ड में क्या हुआ। रीना को तो सिर्फ ये बताया गया था कि सर्जियस ने सबको हरा दिया है, वो हीरो हैं और सब उनको हेल कर रहे हैं, उनको रीना को उनकी वर्शिप करनी चाहिए क्योंकि आज के जो हीरो हैं हमारे सर्जियस हैं। और सारी सर्बियन जो रेजिमेंट थी, सोल्जर्स थे, सब भाग रहे हैं इधर उधर और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। और देखो सर्जियस ने कितना अच्छा कर दिखाया। लेकिन ये रियलिटी है, ये जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये बताया गया है, रीना को फ्यूजिटिव ने बताया। और रीना शी इज़ सो क्यूरियस टू लिसन मोर, वो और जानना चाहती हैं और सुनना चाहती हैं वॉट एवर हैपेंड इन द बैटल फील्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ दिस फ्यूजिटिव। ईगरली टर्निंग टू हिम, और काफ़ी क्यूरियसली वो आती हैं तुरंत किसके पास? फ्यूजिटिव के पास। एज ऑल हर एंथ्यूसिज्म एंड हर ड्रीम्स ऑफ ग्लोरी रश बैक ऑन हर, क्योंकि वो नॉवेल्स पढ़ती हैं, इमेजिन करती हैं, उनकी बहुत अच्छी इमेजिनेशन है, ड्रीमी है, तो वो जानना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं सर्जियस के बारे में भी, बैटलफील्ड के बारे में भी, लड़ाई कैसे हुई, क्या हुआ। तो ये सब उनके मन में इतना सारा उनके मन में एंथ्यूसिज्म है, उत्साह है कि वो सब कुछ सुनना चाहती हैं। डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज? देखिए कितने एक चाइल्डिशनेस कह सकती हैं कि बहुत आसान होता है ये कहना कि लड़ना है, लड़ाई होनी है, लेकिन जो वहाँ पर होता है रियलिटी उसको पता होती है, कितना मुश्किल होता है, कितनी जानें जाती हैं, कितना नुकसान होता है। तो रीना के लिए अभी भी ये क्या है, ये काफ़ी एक एंथ्यूसिज्म उनके अंदर है, अभी ड्रीम है उनके लिए, उन्हें ये सब कुछ काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज? वो उसको क्या मान रही है? ग्रेट कैवलरी चार्ज। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा, आपने वो सब देखा? और टेल मी अबाउट इट प्लीज़। जैसे डेस्टिमोना आपको ओथेलो में याद है ना, ओथेलो जब डेस्टिमोना को बैटलफील्ड की एडवेंचरस स्टोरीज़ बताते थे, किस तरह से वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, तो डेस्टिमोना वो भी काफ़ी इनोसेंट थी रीना की तरह, बिल्कुल प्योर हार्टेड। तो वो उनको अच्छा लगता था वो बैटलफील्ड की स्टोरीज सुनना, किसके मुंह से? ओथेलो के मुंह से, हीरो के मुंह से। तो यहाँ भी देखिए रीना के अंदर वही डेस्टिमोना रिमाइंड हो रही हैं कि यहाँ पर जब उनको मैन बताते हैं कि एक्चुअल क्या हुआ बैटलफील्ड में, तो रीना कितनी एक्साइटेड हो जाती है सब कुछ जानने के लिए। प्लीज़ बताओ फिर क्या हुआ, प्लीज़ बताओ, टेल मी अबाउट इट, डिस्क्राइब इट टू मी, मुझे डिस्क्राइब करो, मुझे सब कुछ जानना है। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट, कि क्या हुआ, कैसा होता है कैवलरी चार्ज। और वो अगर देखा जाए तो वो सर्जियस के बारे में भी जानना चाहती हैं कि एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो तो उनको अपना हीरो मान रही है। यू नेवर सॉ कैवलरी चार्ज? अभी तो वो कह रही थी कि वो एक वुमन है, उनकी तरह ही ब्रेव हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, और अभी मैन को बड़ा ताज्जुब होता है, व्हाट, यू नेवर सॉ कैवलरी चार्ज? डिड यू? मुझे लग रहा है कि आपने कभी कैवलरी चार्ज नहीं देखा। हाउ कुड आई, मैं कैसे देख सकती हूँ, मैं थोड़ी ना कोई सोल्जर हूँ, ना ही मैं कभी, आई हैव नेवर बीन इन द बैटल फील्ड, ना तो मैं सोल्जर हूँ, ना ही मैं कभी बैटल फील्ड में गई हूँ, ना ही मैंने कोई लड़ाई लड़ी है, तो मुझे कैसे पता होगा कैवलरी चार्ज क्या होता है। ऑफ कोर्स, तो जिनको नहीं पता होता, अब देखिए यहाँ पर जीबी शो ने
कितनी अच्छी बात कही अगर उसको डीपली समझें। जिन लोगों को नहीं पता होता लड़ाई क्या होती है, डेथ क्या होती है, कितनी ज़्यादा ब्रूटली कहा जाए किलिंग होती है बैटल फील्ड में, उनके लिए वो सब एक रोमांटिसिज्म है, एक ड्रीम है। क्योंकि जब सुनते हैं तो सुनने में ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, लेकिन जब बैटल फील्ड में वो जो एक इतना हॉरिबल सीन अगर देख लेते हैं तो वो रियलिटी है, वो देखना अच्छा नहीं लगता, कोई भी उसको देखना पसंद नहीं करेगा। तो सुनना अच्छा लगता है, लड़ाइयाँ रहे, लड़ाई होती रहे दो देशों के बीच में, ये इसमें सब इंटरेस्ट लेते हैं। हाउ कुड आई, यू नेवर सो अ कैवलरी चार्ज, अरे तुमने कभी देखा ही नहीं है। परहैप्स नॉट, हाँ तुम भला कैसे देखोगी, तुम्हें कैसे ही पता होगा। नो ऑफ कोर्स नॉट, ओके। तो यहाँ पर वेल इट इज़ अ फनी साइड, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर वो कितना सच बताते हैं कितना झूठ बताते हैं, जो कैथरीन ने बताया और जो ये फ्यूजिटिव बता रहे हैं वो हम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये फ्यू लाइंस। कह सकते हैं कि इसमें जीबी शो ने पूरा एक वॉर का डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर कि एक्चुअल में हुआ क्या था, अब तक हमें कुछ नहीं पता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, रिपीट होती हैं एग्ज़ाम में, एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चंस में भी आती हैं। और यहाँ पर हम कैरेक्टर भी मैन का रिफ्लेक्ट हो रहा है, सर्जियस का यहाँ पर कैरेक्टर आ रहा है। तो इनको समझिए कि अगर आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में बैटल फील्ड में किस तरह की लड़ाई लड़ी गई थी, सर्जियस कैसे जीते थे, और ये मैन राइट जो इतना ज़्यादा ब्रेव है कि लास्ट मोमेंट पर भी हिम्मत नहीं खो रहा है, उसको पूरी उम्मीद है कि वो अपनी जान बचा लेगा। वो इस लेडी को, जो एक इनोसेंट ड्रीमी रोमांटिक लेडी है जिसको रियलिटी नहीं पता, हमेशा अनरियल वर्ल्ड में रहती है, उसको बता रहा है कि वो कैसे जीते और ये कैसे हारे। वेल इट इज़ अ फनी साइड, ठीक है चलो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत एक फ़नी साइड थी, इतना फ़नी सीन था ना कि अगर मैं उसे बताऊँ तो मुझे बताने में सोचकर भी हंसी आ रही है। जैसे उन्होंने पहले बताया ना कि मैं विश्वास ही नहीं कर सका, आई कुडंट बिलीव कि ये हो क्या रहा है। तो इतना फ़नी सीन था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और ये देखिए फ़नी सीन कभी भी बैटल फील्ड में हो ही नहीं सकते। इट्स लाइक स्लिंगिंग इन अ हैंडफुल ऑफ पीस अगेंस्ट अ विंडो पेन। गुड, ये बिल्कुल इस तरीके से था कि जैसे देखिए सामने एक विंडो पेन है, एक विंडो का एक शीशा है, पेन मीन्स पेन, जो विंडो का जो शीशा होता है उसे पेन कहते हैं। सपोज कीजिए सामने एक शीशे वाली विंडो है और आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों में कुछ मटर के दाने हैं, या कह सकते हैं कि आपके हाथ भरे हुए हैं मटर के दानों से। अब सोचिए कि अगर आप मटर के दाने, हैंडफुल ऑफ पीस, ओके, आपके दोनों हाथों में मटर के दाने हैं और आप उनको अगर सामने विंडो के शीशे पर फेंकोगे तो क्या होगा, वो किस तरह से वापस आएंगी। कैन यू बिलीव, आप इमेजिन कर सकते हैं तो क्या होगा। तो वो बिल्कुल इस तरीके का सीन था। वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे मटर के दाने, अब यहाँ पर हैंडफुल ऑफ पीस उन्होंने किसको बोला है, वो सोल्जर्स जो उनकी मशीन गन के सामने आ गए थे। फर्स्ट वन कम्स, देन 2 or 3 क्लोज बिहाइंड हिम एंड देन ऑल द रेस्ट इन अ लम्प। पहले एक आता है, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं और फिर उसके पीछे पीछे सब आ जाते हैं। तो ऐसा होता है ना, वो सीन होता है जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कंपैरिजन की है उन्होंने सोल्जर्स की, किसके साथ की है, पीस के साथ, मटर के दानों के साथ। इट्स लाइक स्लिंगिंग अ हैंडफुल ऑफ पीस अगेंस्ट अ विंडो पेन। तो ऐसे हुआ होगा कि मशीन गन के सामने पहले एक सोल्जर आया, फिर 2 आए, उन्होंने देखा ये सेफ है। जब मशीन गन नहीं चली तो फिर 3 आए और उसके बाद फिर सारे के सारे आ गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो मशीन गन के सामने पहले एक सोल्जर का आना, फिर 2 का आना। तो ये सबसे पहले वाला जो फर्स्ट वन आया ये कौन था, देखिए पहले 2 आते, बाद में 2-3 आ रही हैं, फिर पूरी रेजिमेंट आ रही है। तो वो अपने आप की लाइफ को सिक्योर कर कर आ रही है ना। जब उन्होंने देखा होगा कि जो सबसे पहले गया सोल्जर उन मशीन गन के सामने, उसे कुछ नहीं हुआ, वो आराम से खड़ा है, मीन्स उसकी लाइफ सेफ है। तो फिर दूसरे ने हिम्मत की,
फिर उन्होंने देखा थर्ड वन ने कि ये दोनों भी सेफ है, फिर थर्ड वन गया। जब बाकी के रेजिमेंट ने देखा, बाकी के सोल्जर्स ने देखा कि 3 सोल्जर्स जाकर खड़े हो चुके हैं मशीन गन के सामने, अगर वो सेफ हैं तो फिर वो हिम्मत करके वो पूरी रेजिमेंट ही सामने आ गई। अब सोचिए, अब अगर मशीन गन चल जाती तो क्या होता? कैन यू इमेजिन? पूरी रेजिमेंट उड़ जाती, पूरी रेजिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाती। तो यहाँ पर हार जीत की बात नहीं है, बात है कि कितना बड़ा रिस्क लिया गया है बैटल फील्ड में। गॉट? Well, it is a funny sight. It is like slinging a handful of peas against a window pane. First one comes, then 2 or 3 close behind him. तो जब आप मुट्ठी भर मटर के दाने एक विंडो के शीशे पर फेंकते हैं, पहले एक आता है पीछे की तरफ, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, और फिर पूरे सारे ही मटर के दाने आ जाते हैं नीचे। And then all the rest in a lump. All the rest in a lump. और फिर जो भी बाकी के होते हैं, ओके, all soldiers टुगेदर, तो वे सारे के सारे फिर आ जाते हैं। तो सेम बस यही हुआ बैटल फील्ड में, और ये काफ़ी फ़नी साइड था। तो यहाँ पे देखिए मैन कितना अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक फ़नी सीन है, कॉमेडी है यहाँ पर, और उन्होंने उन बुल्गेरियंस की, रशियन सोल्जर्स की किससे कंपैरिजन की है? मटर के दानों से। हार गए हैं, हारने का उन्हें कोई दुख नहीं है, खुशी किस बात की है कि उन्होंने अपनी जान बचाई। जीतने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जीबी शो कि हम जिंदा रहें। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सक्सेस और विक्ट्री या सक्सेस और फेलर का क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसने यहाँ पर स्टूपिडिटी शो की है? बुल्गेरियन सोल्जर्स ने और रशियन सोल्जर्स ने। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट वन कौन था? ये इसको तो बोल्ड होना चाहिए ना। जो सबसे पहला सोल्जर मशीन गन के सामने जाकर खड़ा हो गया, वो कितना ज़्यादा बोल्ड होगा। उसने इतनी हिम्मत की कि पूरी रेजिमेंट ने हिम्मत नहीं की। और ऐसा तो नहीं होगा कि उसको रोका नहीं गया होगा। जो फर्स्ट सोल्जर गया होगा सामने, दुश्मनों के सामने, मशीन गन के सामने जाकर खड़ा हो गया कि चलाओ मुझ पर गोलियां, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। तो ये सब बोल्डेस्ट होना चाहिए ना, वो कितना बोल्ड होगा। और बस ये देखना है, ये जानना है हमें कि ये पहला मटर का दाना कौन सा था कि जो सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जानना। गॉट? फर्स्ट वन कम्स, तो ये पहला मटर का दाना हमारा जो बता रही हैं मैन, इसके कारण ज़्यादा फनी सीन क्रिएट हो रहा है। रीना, her eyes dilating as she raises her clasped hands ecstatically, yes, first one। देखिए आगे ना कि ये पहला जो मटर का दाना है, बाकी के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको कितना बोल्ड होना चाहिए। तो अब आपके अकॉर्डिंग हीरो कौन होगा यहाँ पर? सेकंड वन हीरो नहीं है, थर्ड वन नहीं है, जो रेस्ट रेजिमेंट थी वो भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम हीरो बताएंगे तो किससे बताएंगे? वो फर्स्ट वन, वो पहला मटर का दाना जिसने हिम्मत की सबसे पहले बाहर निकलने की पूरी रेजिमेंट में से, ये हीरो होना चाहिए। तो रीना इतनी खुश होती है कि उनका मन करता है कि वो क्या करें, काफ़ी क्लैपिंग करें, और इतनी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये पहला जो ये फर्स्ट वन था, जो पहले सबसे पहले आया, ये मटर का दाना और कोई नहीं, उनका वुड बी हस्बैंड, उनका फियोंसे सर्जियस ही था, जिसने इतनी हिम्मत की कि वो मशीन गन के सामने आकर खड़े हो गए। ओह यस, फर्स्ट वन, द ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेवो में, जिसे कहते हैं ना कि बहादुरों में बहादुर, सबसे ज़्यादा बहादुर। ब्रेवेस्ट तो वही था, ब्रेवेस्ट वो थोड़े ना थे बाकी। ब्रेवेस्ट कौन था? हीरो कौन है? वो फर्स्ट वन जो सबसे पहले आया।